इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिनके पास सांस्कृतिक कार्य और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रभार है और जो हाल तक मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष थे, आशीष शेलार जी। धन्यवाद। आशीष जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मेरा सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि बीएमसी के चुनाव जिनका सभी इंतजार कर रहे हैं, वो आखिर होंगे कब तक? सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया था और यह कहा था कि प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। 4 महीने होने को आ रहे हैं, कब तक होने की उम्मीद है चुनाव? सबसे पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि इस चुनाव को देरी हुई तो उसका पूरा पाप ये उबाटा शिवसेना का है। इनकी जो मांगे थी और उनके सरकार के समय उन्होंने किए हुए निर्णय, उसकी कोई वैधता ही नहीं थी और इसके कारण ये न्यायालय में मामला गया। न्यायालय तो अपनी प्रक्रिया करेगा और ओबीसी आरक्षण को लेकर जो मामला चल रहा था उसका भी निर्णय अभी लगा है। 4 महीने में इस प्रक्रिया को शुरू करना है। जो चुनावी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू की है, त्योहारों के महीने, बारिश का समय है, मेरा मानना है नवंबर दिसंबर में होने चाहिए, लेकिन अधिकृत घोषणा जो चुनाव आयोग ही कर पाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि नवंबर दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे। मुझे ये बताइए कि इस चुनाव में बीजेपी का मुंबई को लेकर विजन क्या है? आप पिछली बार बहुत करीब पहुंच गए थे अपना महापौर स्थापित करने के लिए। जो 2017 में चुनाव हुआ था, सिर्फ 2 सीटें आपकी कम पड़ गई थी। शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, आपकी पार्टी को 82 सीटें मिली थी। इस बार आप किस रणनीति के साथ, किस विजन के साथ मुंबई के लोगों के बीच उतर रहे हैं? मुंबई वासियों का पूरा भरोसा, आशीर्वाद ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति के साथ है। पहली बात तो हमारा एजेंडा मुंबई वासियों की सेवा, सुविधा और विकास। मुंबई में मराठी भाषिक, मराठी संस्कृति और महाराष्ट्र का सम्मान, ये दोनों एजेंडा पर हम चुनाव में उतरेंगे। उसकी ब्लूप्रिंट, उसका मैनिफेस्टो कालानुरूप हम उसको घोषित भी करेंगे। लेकिन जहां तक मुंबई में बेसिक सुविधाओं के लिए काम अगर किसने किया तो उसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी है और मैं उसके उदाहरण भी दे सकता हूं। हम देखते हैं कि आज मुंबई की ट्रैफिक की समस्या को लेकर हम चिंतित है। उसको पहले ही की अगर सोचा अगर किसी ने होगा तो 90 के दशक में नितिन गडकरी जी ने 52 ब्रिजेस भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री इस नाते उन्होंने बनाए। मुंबई का जो अपना सीलिंग है वो नितिन जी के समय शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने वो सेवा की। मुंबई पूना एक्सप्रेसवे ये नितिन गडकरी जी ने शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुंबई वासियों की सेवा की। वो दशक हमें अब भी याद है कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड 80 के दशक में, 90 के दशक में ऐसा था कि आप कोई अगर इंपोर्टेड कार भी खरीद लो तो उसको अंडरवर्ल्ड से फोन आता था। शादी ब्याह कोई अंडरवर्ल्ड को पूरा खत्मा करने का काम ये गोपीनाथ मुंडे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो 1 नहीं 9 मेट्रो के रूट ये देवेंद्र जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए। रेलवे मंत्री ने वैष्णव जी, उसके पहले पीयूष गोयल जी, उसके पहले सुरेश प्रभु जी। आज रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर देखते हैं, लिफ्ट देखते हैं, ये हमने किए। आज इसमें से कौन सा काम इन्होंने किया है? और इसके लिए विकास, ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति का एजेंडा है और उसको लेकर मराठी आदमी के नेतृत्व में मुंबई का विकास ये लेकर हम चल पड़े हैं। बिल्कुल, ये जो काम आपने गिनाए हैं, जाहिर तौर पर इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये मुंबई की हकीकत है, लेकिन मुंबई की एक हकीकत यहाँ के सड़क के गड्ढे भी हैं। हर बार मानसून के बाद गड्ढे हो जाते हैं और इनसे लोगों की मौतें भी हो रही हैं। अब आप फडणवीस जी के पहले जो मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे जी, आपके सत्ता में पार्टनर हैं अभी भी वो। उनके कार्यकाल में मुंबई सड़कों के कंक्रीटीकरण की एक परियोजना शुरू हुई थी और वो इसलिए शुरू की गई थी ताकि मुंबई शहर में गड्ढे ना हो। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि शहर भर में गड्ढे उभर कर आ गए हैं। उसको लेकर कोई योजना है? देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने इतना बढ़िया काम किया, क्या गलत किया उन्होंने? मुंबई में उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चलने वाली महानगर पालिका सिर्फ कंत्राटदारों के लिए काम करती थी। वही रोड असफाल्ट करो, उसके ऊपर फिर टॉपिंग करो, फिर उस पर खड्डे का टॉपिंग करो, फिर ट्रेंचेस का करो। वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को 1 करोड़ में 3 काम देकर करोड़ रुपया उसको दो। और एकनाथ जी ने निर्णय किया कि भाई अभी इसका मूल अगर असफाल्टिंग की टेक्नोलॉजी में, कंट्राटदार की चोरी में कारण है तो हम पूरे मुंबई को
पॉटहोल फ्री यानी सीमेंट कॉन्क्रीटाइज करेंगे। अब वो काम शुरू किए तो भाई काम करने का ड्राई पीरियड भी होता है, वो अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक होता है। उस समय पर 3 साल में सभी रोड पूरा करना, 437 किलोमीटर की मुंबई, हजारों किलोमीटर के मेजर और माइनर रोड, तो एक साथ काम शुरू किया 1 साल में ज्यादा, तो भाई अभी ट्रैफिक जाम हो रहा है, इसका विरोध ये लोग करेंगे। कितने रोड खोदे, काम कर रहे हो तो काम करने पे भी रोक लगाएंगे। ये विरोधी पक्ष की मानसिकता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो एकनाथ जी ने कहा और आदेश दिए, जो देवेंद्र जी आगे बढ़ा रहे, अगले 3 साल में, यानी 1 साल हुआ और बचे हुए 2 साल में पूरे मुंबई के रास्ते पॉटहोल्स फ्री सीमेंट कॉन्क्रीटाइज के होंगे। ना बजेगी बाज, ना बजेगी बांसुरी। ये स्थिति में हम काम कर रहे हैं। चलिए, आप तो 2-3 साल आगे की बात कर रहे हैं। अभी आपने एक अल्टीमेटम दिया था कि गणेशोत्सव के पहले पहले मुंबई शहर के सारे गड्ढे भर जाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। मैं स्वयं, देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत दादा, अलग अलग सबने मीटिंग ली, विजिट भी मैंने की। भाई गणपति के पहले जहां पर गड्ढे गिरे हैं, जो रोड असफाल्ट हो नहीं सके, जो गारंटी पीरियड में नहीं है, जिनको सीमेंट कंक्रीट होने के लिए अगला साल आने वाला है, ये जो रास्ते परंपरागत उद्धव जी के समय से ट्रीटमेंट न होने के कारण गड्ढे गिरे, उन गड्ढों को पूरा करना चाहिए। और उस काम की देखरेख हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, काम पूरा भी करके लेंगे। अच्छा, एक सवाल है कि क्या ये चुनाव, पिछला चुनाव तो अविभाजित शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर लड़ा था बीएमसी का, इस बार नहीं, गलत है। हाँ, पिछला चुनाव अलग अलग लड़ा था आपने, बिल्कुल जो, और इसकी वजह से आपकी 84 सीटें आई थी और आपकी बीजेपी की 82 सीटें आई थी और शिवसेना की 84 सीटें आई थी और 2 सीटों से आपका मेयर नहीं बन पाया था। इस बार आप 3 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति एक गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ रही है, तो उसमें मुझे ये बताइए कि क्या मुंबई में शिंदे सेना को कितनी सीटें देने का आपको प्लान है, शिवसेना को कितनी सीटें आप देंगे, क्योंकि आपने अपनी ओर से तो मिशन 150 का ऐलान कर रखा है। मैं इस बात को पहले तो स्पष्ट कर दूं कि 2017 के चुनाव में उद्धव ठाकरे या उनकी शिवसेना को, तब की शिवसेना को, मुंबई वासियों ने मैंडेट दिया ही नहीं, उनको विश्वास मत दिया ही नहीं। 227 के महानगर पालिका में अगर हमको मैंडेट कहना है, सत्ता में बैठना है, तो 114 नगर सेवकों की संख्या लगती है। उद्धव जी को लोगों ने तब भी नकारा था। आज जो वोट चोरी है और चोरी की बात करते हैं, मैं उनको बता दूं और दोनों भाइयों को भी बता दूं कि तब राज ठाकरे के पार्टी के नगर सेवकों को उद्धव जी और उनके दल ने चोरी करके लेके गए थे। आज उसके ऊपर वो क्या बयान करेंगे? और बावजूद उसके उनका कांग्रेस तब भी उनके साथ रही और उसके कारण वो सत्ता में बैठे। हम तो वॉचडॉग, चौकीदार इस नाते काम करते रहे। जहां तक महायुति इस नाते चुनाव लड़ेंगे क्या, तो यस, हम महायुति इस नाते चुनाव लड़ेंगे। मिशन, आंकड़े, ये हम कोई घोषित नहीं करते। ये देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत दादा पवार, रामदास आठवले जी, ये बैठकर उस आंकड़ों पर और कितने सीटों पर कौन लड़ेगा ये घोषित करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कह सकता हूं, महायुति मेजॉरिटी में जीतकर आएगी और मुंबई वासियों की सेवा करेगी। अच्छा, ये तो आपने मुंबई की बात कही। मुंबई के पड़ोसी शहर थाने की अगर बात करें तो वहां पर आपकी पार्टी के नेता हैं गणेश नायक जी, उनका एक बयान आया कि वहां पर बीजेपी को इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना चाहिए, जो कि एकनाथ शिंदे जी का गढ़ माना जाता है, शिवसेना का वो गढ़ है, और वहां पर वो जनता दरबार भी बीच में ले रहे हैं, जिसको लेकर भी ये बात सामने आ रही है कि बीजेपी को ये बात नागवार गुजर रही है वहां की लोकल यूनिट्स को। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, अपनी बात को कहना गणेश जी नायक हो या किसी ने भी, उसमें गलत क्या है? मेरे शिवसेना के मित्र भी, जो अपने नेता है, जो स्थानिक नेतृत्व भी करते हैं, राज्य में भी अपना काम करते हैं, वो अपनी बात कहते हैं। तो बात कहना इसका मतलब वो निर्णय हो गया, ऐसा नहीं होता है। निर्णय तो देवेंद्र जी, एकनाथ जी, अजीत दादा और रामदास आठवले बैठकर करेंगे। उनकी कुछ बात है तो उन्होंने कही, ये तीनों नेता उसके बारे में सोचेंगे। एक प्रश्न है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों भाई सियासी तौर पर एक साथ आ सकते हैं, आने वाले बीएमसी चुनाव गठबंधन में लड़ सकते हैं, इसको बीजेपी किस तरह से देखती है? क्या ये आपके लिए चुनौती होगा? देखिए, हर चुनाव को हम चुनौती समझते हैं, किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं समझते। और इसके लिए
मोदी जी का वाक्य भी है, हम चुनौतियों को चुनौती देने वाले लोग हैं, तो किसी के चुनौती से डरते भी नहीं। लेकिन बात यह है कि दो दल अलग है, वो साथ में लड़ना चाहते हैं नहीं लड़ना चाहते, उनका सवाल है। दो भाई इकट्ठा आते हैं तो भाई अच्छी बात है, घर परिवार इकट्ठा ही रहना चाहिए, ये हमारा मानना है। और जहां तक रही बात उस चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, उसके लिए एक टेस्ट केस हमने उनको पहले ही दे दिया है, मुंबई वासियों ने, मराठी आदमी ने दे दिया है। बीएसटी के वहां के क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में ये सब साथ में आए, इनको 0/0 मिला। मुंबई वासियों का रुझान स्पष्ट है, वो महायुति के साथ है। आपने मराठी आदमी की बात की, मराठी मुद्दे को लेकर ही दोनों साथ आ रहे हैं और इनका यह कहना है कि मराठी और अमराठी का विवाद दरअसल बीजेपी खड़ा कर रही है। जिस तरह से यह आरोप लगाया जा रहा है कि भाई प्राथमिक स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य किए जाने का आदेश जो बीजेपी ने उठाया था, वहीं से पूरा मुद्दा शुरू हुआ था। इसमें तो लोगों को बांटने का आरोप लग रहा है कि मराठी और अमराठी का विवाद, ये भाषाई विवाद की जड़ तो बीजेपी है। कौन विवाद खड़ा कर रहा है? वही लोग विवाद खड़े कर रहे हैं जिनके अपने बच्चे 3 भाषा में पढ़े हैं। उद्धव जी हो या राज ठाकरे हो, उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे जहां वो 3 भाषा पढ़ेंगे, लेकिन बाकी किसी के लिए निर्णय किया तो इसका विरोध करेंगे। क्या बुनियाद है इनका विरोध करने की? मुंबई और महाराष्ट्र में कंपलसरी है तो मराठी है और मराठी ही रहनी चाहिए। इसका मतलब इस भूमिका का भी स्पष्टता करते हम मराठी के लिए कट्टर है, लेकिन हम हिंदुस्तानी भाषा के विरोधी नहीं। किसी भाषा का अपमान करके मेरी भाषा बढ़ेगी, ये मानने वालों में से हम नहीं। और इतना ही है तो अपने बच्चे 3 भाषा में पढ़े क्यों? हिंदी भाषा जब निर्णय हुआ था, अभी उसके ऊपर भी कमेटी बैठ गई है, ये एक ऑप्शनल भाषा के हिंदी के लिए भी आपका विरोध, ये कौन सी रणनीति है? आप स्पेनिश चलेगा, जर्मन चलेगा, आपको अन्य भाषा चलेगी, ऑप्शनल इस नाते, लेकिन हिंदी नहीं चलेगी। ये जड़ किसके मन की है? ये सोच किसकी है? क्या लोग इसको जानते नहीं? मराठी भी इसको जानते हैं, अमराठी भी जानते हैं, और इसके लिए मराठी के लिए कट्टर है, लेकिन हिंदुस्तानी भाषा का हम अपमान नहीं करते। जी आशीष जी, आपसे सवाल तो बहुत सारे हैं, कई विषयों पर चर्चा करनी थी, लेकिन समय की मर्यादा है, इसलिए हम इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। धन्यवाद।